नाम शिदाशिव दो ऑल एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। हम शुरू कर रहे हैं हमारा जो करंट अफेयर का सीरीज़ चल रहा था उसको हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो हमारा था वो सीरीज़ हमारी बस थोड़ी सी और 2-3-4-5 पेजों की रह गई है, उसे मैं जल्दी ही कंप्लीट करवा लूँगी। और उसके बाद मैंने आपको एक न्यूज़ देने के लिए एक शॉर्ट भी डाला है, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस शॉर्ट में लिखा है कि यूपी टेट की विस्फोटक तैयारी हम कराएंगे, मतलब मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि मैं भी यूपी टेट दूंगी और मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैंने बीटीसी 2021 बैच में की है, तब से हमारा कोई यूपी टेट नहीं आया हमारे यूपी में। तो मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं सी टेट दे चुकी हूँ, सी टेट मेरा क्वालिफाई है, दोनों जूनियर और प्राइमरी दोनों। तो हम और आप जो पहली बार देने वाले हैं, तो हमारे लिए तो सब नया है यूपी टेट में। चाहे कितना भी कोई बोले कि यूपी टेट ये नॉर्मल है या कठिन है या कुछ भी है, हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम ही है, तो हमें तो देना है और उसको पास करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी इलेक्शन के ज़रिए मतलब आ सकती है और मे भी आके आ जाए, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत भी है। और हमारी और एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं, DSSB और KVS वगैरह, ई-मेंस वगैरह। तो ई-मेंस मेरा Tier 1 क्वालीफाई हो चुका है, मैं साइंस से हूँ। बीटीसी के बाद मैंने बीएड किया था, तो तुरंत ई-मेंस मुझे मिला तो मैंने भर दिया। तो लेकिन हमें साइड से भी हमें अपनी यूपी का जो यूपी टेट उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं आपको मतलब मैं गारंटी एक मतलब 100% बोलना गलत होगा, लेकिन मैं 99% आपकी तैयारी आप जो करेंगे कहीं से भी करें, मैं ऐसी PDF जो मैं खुद पढ़ूँगी, मैं खुद उनको फ़ीस से ख़रीदूँगी, मतलब मैं कहीं से भी निकालूँगी, मैं अपने लिए निकालूँगी, लेकिन फिर मैं उसे पढ़ूँगी। लेकिन जब मैं उसके पढ़ूँगी और उसको रिवीजन करूँगी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं उन PDF को जो मैं पढ़ूँगी सेम वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो उन PDF से आपको मतलब आपकी जो तैयारी होगी, और मतलब मेरी जो PDFs होंगी मैं उन्हें शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे मैराथन सेशन लगाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। तो मेरे लिए उतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं उन PDF का छोटा वीडियो डालकर, शॉर्ट वगैरह डालकर उन PDF से जब रिवीजन करूँगी और शॉर्ट वीडियो आपके लिए डालूँगी, तो आप उन्हें ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपको ऐसा तो है नहीं है कि वो मतलब कुछ गलत होगा या आपकी तैयारी मतलब आपकी तैयारी और अच्छी ही होगी, क्योंकि मैं ढूंढ के PDFs आपके लिए लाऊंगी, कहीं से भी लाऊं। मैं ऐसे चैनल के मैं मतलब 2021 से ऐसे चैनलों को विज़िट कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ यूट्यूब्स हैं, कुछ चैनल हैं, कुछ टेलीग्राम लिंक्स हैं, तो मैं वहाँ से निकालूंगी इन PDFs को और आपको उनसे रिवीजन मतलब मैं भी करूँगी और आपके साथ करूँगी और आपको भी अच्छा लगेगा। और आप अगर उन्हें देखेंगे, कमेंट करेंगे और आप अच्छे कमेंट में मुझे बताएंगे कि उन PDFs से आपको फ़ायदा होगा, तो मैं उसे कंटिन्यू भी करूँगी, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है 2-3 जुलाई को है शायद। वैसे तो 2-3 जुलाई कंफर्म है, लेकिन आपको पता है कि कुछ मतलब कह नहीं सकते, उत्तर प्रदेश है ये हमारा, उत्तर प्रदेश। तो वैसे तो 2-3 जुलाई टारगेट करके ही मैं उन वीडियोस को बनाऊंगी और उन PDF से रिवीजन भी करूंगी और आपको शेयर भी करूंगी, आपके साथ ही करूंगी मतलब। तो आप उन्हें प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं वो सेशन 26 मार्च को मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, DSSB का मेरा सेकेंड शिफ्ट में है, मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले ही कुछ वीडियो में। मैं दोबारा बता रही हूँ कि 26 मार्च को जैसे ही मेरा एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हम यूपी टेट की क्लास लगाएंगे, उन PDF से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है उसको तो आप कहीं ना कहीं से कवर कर ही रहे होंगे। जैसे मैथ है, EVS उसमें आएगा, और EVS कोई CTET लेवल का EVS तो आएगा नहीं, ये आपको भी पता है। CTET लेवल का EVS अगर आना होता तो उसमें पेडालॉजी 15 नंबर की ओनली EVS तो उतना सरल पड़ जाता है। लेकिन हमारे जो यूपी का क्या मतलब है, EVS का मतलब हमारे यहाँ EVS नहीं है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब सब कुछ मिक्स अप आएगा, स्ट्रेटेजी के और यूपी स्पेशल। हाँ, यूपी स्पेशल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो तो ज़रूरी ही आएगा। लेकिन उसके बाद उस EVS को हमें पूरा मिक्सअप करके पढ़ना है। तो मैं ऐसा, और EVS का कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई CTET की तरह मतलब बता दे और वही आ जाए, नहीं। यूपी टेट में EVS का सिलेबस मतलब पूरा GK का सिलेबस, GS जिसे कहते हैं, जो DSSB में है, मतलब ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल यहाँ पे और बढ़ जाएगा। तो उसको पढ़ना एक यूनिक मतलब
तरीके से आप पेडोलॉजी सीडीपी कहीं से भी पढ़ें। सीडीपी की भी क्लास मैं लूँगी, जब मैं रिवीजन करूँगी तो मैं आपको भी करवाऊँगी, लेकिन ईवीएस का ऐसा कंटेंट आपको मैं ला के दूँगी, उन पीडीएफ से मैं खुद रिवीजन करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो विश्वास के साथ आप मेरे चैनल ऑल एग्ज़ाम पर उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसे ही मैं ईवीएस पढ़ाना शुरू करूँगी यूपी टेट वाला, तो आपको वो वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 99% बोल रही हूँ, मेरी ईवीएस पीडीएफ का कंटेंट बहुत ही अच्छा होगा। मैं एक सर को जानती हूँ, उनकी ही मतलब वो अभी बिहार में सिलेक्टेड है, तो वो उनकी ही पीडीएफ्स हैं। मैं उनसे पढ़ूँगी, मैं उनके टेलीग्राम पर ज्वाइन हूँ, तो मैं उनसे ही पढ़ूँगी। तो जब मैं देखो उस पीडीएफ को आपको भी मिल सकती है, वो आप फीस देंगे तो आपको भी मिल जाएगी, लेकिन उससे पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। पीडीएफ तो बहुत हैं, आपके पास भी होंगी, लेकिन उन्हें पढ़ना, एक एक लाइन को उठाकर मैं ये जो करंट अफेयर की है ना, ये भी तो एक पीडीएफ ही है, लेकिन इसको पढ़ना एक एक पॉइंट, तो वो मैं पढ़ रही हूँ। वैसे इससे भी अच्छे तरीके से मैं ईवीएस का कंटेंट खुद भी पढ़ूँगी और आपको भी पढ़ाऊँगी यूपी टेट के लिए। तो यूपी टेट के लिए आप प्लीज़ 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 मेरे साथ जुड़ें प्लीज़। यूपी टेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ें कि ओनली फॉर आप किसी भी सब्जेक्ट, आप सब कुछ कवर सकते हैं, मैथ कवर कर सकते हैं और इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जो भी है, लेकिन ईवीएस तो आपको भी पता है जितना पढ़ेंगे कम ही है। तो प्लीज़ यूपी टेट के लिए मेरे साथ ज़रूर जुड़ें 26 मार्च के बाद। चलिए बहुत हो गई ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और आपका टाइम वेस्ट, मतलब एग्ज़ाम है आपका 26 तारीख से, तो आप मेरा भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पुस्तकें और लेखक, पहला पॉइंट है, ये हम करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग तरीके से दिया हुआ है इस पीडीएफ में, इसलिए हम दोबारा पढ़ेंगे तो हमें रिवीजन ही होगा। बानू मुश्ताक ने दीपा बास्ती द्वारा अनुवादित कन्नड़ लघु कथा संग्रह हार्टलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में जीता। दूसरा पॉइंट, बानू मुश्ताक कन्नड़ में लिखने वाली पहली लेखक बनी है जिन्होंने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तीसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित एकल पुस्तक के लिए दिया जाता है। आपको मेरी स्पीड स्लो लगे तो आप प्लीज़ थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा। चौथा पॉइंट, अपराजित रामनाथ ने इंजीनियर ए नेशन द लाइफ एंड करियर ऑफ एम विश्वेश्वरैया के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ 2025 जीता है। पाँचवा पॉइंट, NIF बुक प्राइज़ 2025 में बेंगलुरु साहित्य महोत्सव में सम्मानित INR 15 लाख का नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र शामिल है। छठवां पॉइंट, पेंगुइन वाइकिंग द्वारा प्रकाशित NIF बुक प्राइज़ आधुनिक और समकालीन भारत पर गैर कथा कार्यों का सम्मान करता है। सातवां पॉइंट, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 ने 22 विजेताओं की घोषणा की, जिसमें बंगाली और उर्दू पुरस्कार लंबित है, कुल 24 हैं इसमें। आठवां पॉइंट, साहित्य अकेडमी पुरस्कार उपन्यास, कविता, निबंध और नाटक जैसी श्रेणियों में असाधारण साहित्यिक योगदान का सम्मान करते हैं। नौवां पॉइंट, समीर टांटी ने फारिक बोर बटौर काथा जाने कविता के लिए असमिया में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जीता है। ये मतलब ये ना साहित्य अकेडमी पुरस्कार थोड़े मतलब जैसे ये 2024 आप कहेंगे थोड़ा ओल्ड है, मतलब साहित्य अकेडमी 2-3 साल के इम्पोर्टेंट ही होते हैं, मतलब साहित्य अकेडमी किसी भी लैंग्वेज में हो वो इम्पोर्टेंट ही होता है, इसलिए इसमें पुराना भी डेटा मतलब है इसमें, तो आप ये ना सोचें कि ये पुराना है। ऑथर अवार्ड 2024, बेस्ट ऑथर डेब्यू अवार्ड नैनिमा बासु को द फॉल ऑफ काबुल डिस्पैच फ्रॉम केओस के लिए दिया गया है। 11वां पॉइंट, सोनाली खुल्लर श्रॉफ की द रॉन्ग वे होम दिसंबर 2025 में जारी हुई थी, रिश्तों और परिवार पर हास्य कथा है ये एक। 12वां पॉइंट, सीता भास्कर की रुक्मणी आंटी एंड द आर के नारायण फैन क्लब दिसंबर 2025 में जारी हुई, जो पुरानी यादों की कहानी को मनाती है। 13वां पॉइंट, डॉक्टर KS चौहान की केसरिया एंड और टू द काराम सौत राठौर ऑफ खिनवसर ऐतिहासिक विरासत कथा है। 14वां पॉइंट, कॉल ऑफ थंडर सहारा
क्रॉनिकल्स सीरीज दिसंबर 2025 में भारतीय बाजार में दुर्लभ नोवेल ब्राइट फैंटेसी के रूप में जारी हुई है। 15वां पॉइंट, एमी मैकगुइरी की नो वन अवार्ड 2 दिसंबर 2025 को जारी हुई मनोवैज्ञानिक समुद्री थ्रिलर। 16वां पॉइंट, कृपा ने एक तारा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित आर्ट इज ए वॉइस देविका के लिए ऑथर अवार्ड्स 2024 बेस्ट चिल्ड्रन ऑथर जीता। 17वां पॉइंट, अंदालिब वाजिद ने डकविल बुक्स द्वारा प्रकाशित द हैना स्टार्टअप के लिए ऑथर अवार्ड 2024 बेस्ट चिल्ड्रन ऑथर जीता। 18वां पॉइंट, ऑथर अवार्ड्स कथा, गैर कथा, डेब्यू और बाल श्रेणियों में भारत की बेहतरीन महिला लेखकों का जश्न मनाते हुए सम्मानित करते हैं। 19वां पॉइंट, आर के नारायण मालगुडी डेज और काल्पनिक शहर मालगुडी की रचना के लिए जाने वाले महान भारतीय लेखक थे। अगला पॉइंट है 20वां पॉइंट, एम विश्वेश्वरैया भारतीय सिविल इंजीनियर, राजनेता और मैसूर के दीवान थे जिनकी जीवनी ने NIF पुरस्कार 2025 जीता। 21 पॉइंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्र कार्यकर्ता थीं जिनके नाम पर NIF बुक प्राइज रखा गया। 22 पॉइंट, सोनाली खुल्लर श्रॉफ आधुनिक रिश्तों पर हास्य कथा के लिए जानी जाने वाली समकालीन भारतीय लेखिका। ये जो पॉइंट है ये पहले भी आ चुके हैं और ये दोबारा इसमें लिखे हुए हैं, इस PDF में दोबारा मतलब रिवीजन के तौर पर लिखे हुए हैं, तो आप ये मत कहिए कि मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ। 23वां पॉइंट, सीता भास्कर साहित्य परंपराओं का जश्न मनाते हुए पुरानी यादों की भारतीय कहानी लिखती हैं। 24वां पॉइंट, नैनिया बसु भारतीय लेखक हैं जिन्होंने तालिबान के सामने अफगानिस्तान के पतन पर काम के लिए डेब्यू पुरस्कार जीता। 25वां पॉइंट, अपराजित रामनाथ इतिहासकार और लेखक हैं जो इंजीनियर इतिहास और जीवनी पर विशेषज्ञ रखते हैं। ये अब हमारा करंट अफेयर है, रिसेंट ईयर का है मतलब। 26वां पॉइंट, इंदिरा गोस्वामी मामोनी रायसम गोस्वामी ने असमिया में मामरे धारा तारोवाल आरु दुखान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में जीता। 27वां पॉइंट, बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने असमिया में इयारुइंगम उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में जीता। ये पहले के हैं, शायद पुराने हैं, मैं बोला ना ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत पुराने होते हैं उसमें जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनके भी इंपॉर्टेंट होते हैं और रिसेंट के 2-3 ईयर के होते हैं मतलब इंपॉर्टेंट। 28वां पॉइंट, जतिन नाथ डोवेरा ने असमिया में बाना फूल कविता के लिए 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। असमिया मतलब असम के लोगों के एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है। 2-3 थे इसमें पॉइंट। भारतीय लेखिका ने कई बार पुलित्ज़र पुरस्कार और बुकर पुरस्कार जीते हैं जो वैश्विक साहित्यिक उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। 30वां, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता को 50,000 पुरस्कार राशि मिलती है जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित होते हैं। 31वां पॉइंट, बेंगलुरु साहित्य महोत्सव प्रतिवर्ष NIF बुक प्राइज़ पुरस्कार समारोह की मेज़बानी करता है। 32वां पॉइंट, जयपुर साहित्य उत्सव राजस्थान में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त साहित्यिक उत्सव है। 33वां पॉइंट, कोलकाता पुस्तक मेला एशिया का सबसे बड़ा गैर व्यापारिक पुस्तक मेला है जो प्रतिवर्ष लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। 34वां पॉइंट, ब्लूमस्बरी इंडिया ने नैनिया बासु की द फॉल ऑफ काबुल डिस्पैच फ्रॉम कैसोस प्रकाशित की। देखिए चौथी बार आ चुका है ये नैनिया वाला। 35वां पॉइंट, पेंगुइन वाइकिंग ने अपराजित रामनाथ की इंजीनियर इन नेशन ए द लाइफ एंड करियर ऑफ एम विश्वेश्वरैया प्रकाशित की। 36 पॉइंट, साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना 1954 में साहित्यिक प्रतिभा को मान्यता देने के लिए की गई। 37 पॉइंट, साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं को मान्यता देता है और राष्ट्र भर में साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। 38वां पॉइंट, ऐतिहासिक कथा शीर्षक लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं जो भारत की समृद्ध विरासत और शाही इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। 39वां पॉइंट, नोवेल ब्राइट फैंटेसी महाकाव्य लड़ाइयों और भविष्यवाणी संचालित गायकों के साथ भारतीय साहित्य में नई शैली के रूप में उभर रही है। 40वां पॉइंट, बाल साहित्य विकास का गवाह बन रहा है जिसमें भारत में युवा पाठकों के लेखकों को विशेष रूप से मान्यता देने वाले पुरस्कार हैं।
अब हमारा आर्थिक शब्द और बैंकिंग वाला जो करंट अफेयर है वो स्टार्ट हो रहा है। ये नया पॉइंट है। पहला पॉइंट, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। दूसरा पॉइंट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 27 के लिए 6.8 से 7.2% अनुमानित है। तीसरा पॉइंट, मतलब ये वाला जो है ना, ये डेटा मतलब हमारे उसमें आ रहा है, ये वाला 6.8 से 7.2 हो गई है, ठीक है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल राजस्व के बीच का अंतर है। चौथा पॉइंट, भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 21 में 9.2% से घटकर वित्त वर्ष 26 में जीडीपी के 4.4% होने का अनुमान है। पाँचवा पॉइंट, मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों का सामान्य स्तर समय के साथ बढ़ता है। छठवां पॉइंट, सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी के मूल्य स्तर पर परिवर्तन को मापता है। सातवां पॉइंट, भारत की मुख्य मुद्रास्फीति अप्रैल और दिसंबर 2025 के बीच 1.7% औसत रही, जो सीपीआई श्रृंखला में सबसे कम है। मेरे पास एक तो ये पीडीएफ है, एक और मतलब दूसरी पीडीएफ है, वो थोड़ा मतलब इससे ये लेटेस्ट वाली थी तो इसमें थोड़ा सा गलत भी था, लेकिन इससे पहले वाली जो पीडीएफ है मेरे पास वो भी फुल करेंट अफेयर की है। उसमें थोड़ा मतलब आर्ट एंड कल्चर भी है, तो उस पीडीएफ को भी मैं रिवीजन करने वाली हूँ। उसको तो मैं नोट भी कर चुकी हूँ अपनी कॉपी पे भी, तो लेकिन उस पीडीएफ को भी मैं जब रिवीजन करूँगी तो उसका भी मैं वीडियो बना के शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें भी बजट का कुछ पॉइंट है ना, उसमें भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं और बजट से क्वेश्चन भी आ रहा है, तो इसलिए मैं उस पीडीएफ को रिवीजन तो करूँगी, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ करते रहना, एंड प्लीज़ 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 एंड आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो। WPI थोक मूल्य सूचकांक खुदरा उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को मापता है। 9वां पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किसी दिए गए क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय है। 10वां पॉइंट, FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी विदेश इकाई द्वारा किसी अन्य देश के उत्पादक संपत्तियों में किया गया निवेश है। इन्वेस्ट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने USD 49 बिलियन प्राप्त करते हुए FDI प्रवाह में 9वां स्थान प्राप्त किया है। FDI में हमारा 9वां स्थान है 49 बिलियन। 12वां पॉइंट, चालू खाता घाटा तब होता है जब आयातित वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य निर्यात से अधिक होता है। 13वां पॉइंट, रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को संपादित के बदले पैसा उधार देता है, पता नहीं ये क्या लिखा। 14वां पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। 15वां पॉइंट, नकद आरक्षित अनुपात CRR जमा का प्रतिशत जो बैंकों को तरल नकदी के रूप में RBI के पास रखता है। 16वां पॉइंट, ये कुछ फैक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI केंद्रीय बैंक संस्थान जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 17वां पॉइंट, RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है जिसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। ये 2018 का डेटा है। RBI के जो अभी जो है ना वो संजय मल्होत्रा है शायद, आप देख लेना, ये पीडीएफ पुरानी है। सेबी 1992 में स्थापित भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। नाबार्ड, ये जो है ना नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो छोटे छोटे बैंक हैं उनका ये बड़ा मतलब बैंक है नाबार्ड। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990, सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। 21 पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक हैं जहां अधिकांश हिस्सेदार 50% से अधिक सरकार के पास होती हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI 22,000 से अधिक शाखाओं के साथ भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। निजी क्षेत्र के बैंकों में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। लघु वित्त बैंकों का लक्ष्य असेवित और कम सेवा वाले वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है।
भुगतान बैंक 2 लाख तक जमा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एनपीसीआई द्वारा विकसित रियल टाइम भुगतान प्रणाली 2016 में लॉन्च की गई थी। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली संचालित करता है। तत्काल भुगतान सेवा उपलब्ध तत्काल अंतरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को सक्षम बनाती है। नीट राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण एक बैंक से दूसरे बैंक में धन हस्तांतरित करने के लिए प्रणाली है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट उच्च मूल्य लेन देन न्यूनतम 2 लाख के लिए उपयोग किया जाता है। डिजिटल रुपया भारत की केंद्रीय बैंक, ये आप देख लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पुराना डाटा है। जनधन योजना ये आ सकती है। जनधन योजना 2014 में शुरू की गई थी। आधार अक्षम भुगतान, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए मुद्रा योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 10 लाख तक के ऋण प्रदान करती है। ST ये है स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वो SC ST महिलाओं के लिए है। और ये अगला किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी अटल पेंशन, ये मैं नई वीडियो में कराऊंगी। जो योजना है ना लेटेस्ट, वो मैं नई वीडियो पर आप देख लेना। अटल पेंशन योजना, श्रमिकों के लिए सुकन्या योजना, उच्च ब्याज दरों के लिए बालिका के लिए बचत योजना है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में। अगला है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में हिसाब के लिए। सेंसेक्स BSE का बेंचमार्क इंडेक्स, जिसमें 30 सबसे अधिक कारोबार और स्टॉक शामिल हैं। निफ्टी ये भी देख लेना। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश तब होती है जब कंपनी पहली बार जनता को शेयर प्रदान करे। IPO मतलब जो है ये वो है। म्यूचुअल फंड एक निवेश वाहन है जो प्रतिभूति खरीदने के लिए निवेश को धन एकत्र करता है। डीमैट खाता प्रमाण पत्रों को समाप्त करते हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर और प्रतिभूतियां रखता है। ये भी कुछ वन लाइनर फैक्ट है। एडा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण 1999 जो एडा की स्थापना 1999 में हुई थी। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, ठीक है। और पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण 2003 में NPS को। NPS राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारतीय नागरिकों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, ये मतलब पेंशन के ऊपर है। जीवन ज्योति बीमा 436 के वार्षिक प्रीमियम के साथ 2 लाख जीवन बीमा। चलिए अब हम सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पॉलिटी है। पॉलिटी से आपको भी पता है कि DSSB के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पॉलिटी के। और पॉलिटी के देखो, पॉलिटी कोई छोटा मोटा वो तो है नहीं है सब्जेक्ट की जिसे हम कवर कर लें, मतलब जो कोई छोटा हो जैसे इंग्लिश है उसके वोकैब कर लो, ऐसे तो है नहीं है। पॉलिटी बहुत बड़ा है। और अगर बता रहे हैं कि आर्टिकल्स आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ संशोधन आ रहे हैं, तो हम उन संशोधन और आर्टिकल को भी पढ़ना चाहें तो वो भी बहुत ही है। तो हमारा सबसे बड़ा वो क्या होता है प्लस पॉइंट, हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम प्रीवियस देखें, जो मतलब उसका मतलब उसका चल रहा है कि भाई यही आएगा। तो इसके लिए हमें पॉलिटी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो आर्टिकल है, बताइए मैं इस वीडियो में कवर करूँ या अगली वीडियो इसकी लेटेस्ट बनाऊँ। चलो कोई बात नहीं, मैं अगली वीडियो इसका कवर करा दूँगी। अगली वीडियो में लेटेस्ट एकदम डेटा मतलब जो भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट है इसको कवर करा दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि पॉलिटी मैं अगली वीडियो में कराऊँ, क्योंकि मैं इस PDF से भी पॉलिटी कराऊँगी और दूसरी PDF की भी पॉलिटी का जो टॉपिक है ना मैं पूरा एक ही वीडियो में कवर करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं पहले सोचती हूँ कि मैं मिसलेनियस जो हमारा ये करंट अफेयर, इसके बाद हम ये PDF नहीं खोलेंगे, केवल पॉलिटी के लिए खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं उसी PDF से करंट कवर कराऊंगी और मैं रिवीजन करूंगी। चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। भारत रत्न 1954 में स्थापित भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सबको पता है। तो 2024 में प्राप्त कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिला, चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत मिला है। PV नरसिम्हा ये हमारे उसमें अर्थशास्त्र में आते हैं, ये आपको पता होगा। इनको भी मरने के बाद मिला। स्वामीनाथन को भी मरने के बाद, AK अडवाणी को भी। ये स्थापना के बाद कुल 53 व्यक्तियों को भारत में सम्मानित किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुमान नहीं है, लेकिन प्राप्तकर्ताओं को प्रमाण पत्र और पदक मिलता है। सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला था, ठीक है। ये 25 वाले लेटेस्ट है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हम पढ़ लेते हैं। इसे हम पढ़ लेते हैं।
पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा 76वें गणतंत्र दिवस 25 जनवरी 2025 को हुई थी, क्योंकि ये 26 जनवरी को इनकी घोषणा होती है। 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें एक जोड़ी मामला शामिल है। अब है पद्म पुरस्कार 2025 का विवरण में 7 पद्म विभूषण, मतलब विभूति से आप याद कर लीजिए, विभू का 7, विभू जो हमारे भाभी जी घर पर है उसमें विभूति जी आते हैं, उसमें विभू का 7 है। 19 पद्म भूषण हैं, भूषण हमारे 19 हैं और 113 पद्मश्री हैं। नवाकरण पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया, मतलब विभूषण असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्म भूषण उच्च क्रम विशिष्ट सेवा के लिए। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस पर होती है, हम देख चुके हैं, और राष्ट्रपति द्वारा से मार्च अप्रैल में दिया जाता है। 2024 में 132 मिले, ये हमारे लिए कंप्लीट है, आप देख लेना बस। 2 जोड़ी मिले पद्म भूषण 2025 पद्म भूषण, ये देख लेना। हम केवल 25 का डेटा देखेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 में मनु भाकर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। मनु भाकर शूटिंग से हैं, डी गुकेश चेस शतरंज से हैं, हरमनप्रीत हॉकी से, प्रवीण कुमार एथलीट है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में शूटिंग के लिए 2 कांस्य पदक जीते हैं। डी गुकेश 18 वर्ष की आयु में सबसे कम, यह मतलब स्पोर्ट्स में कवर कर चुके थे। हरमनप्रीत सिंह ने टोक्यो पेरिस में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य, ये भी देख चुके हैं। प्रवीण कुमार पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऊंची कूद, ये भी देख चुके हैं। 2004 पुरस्कार विजेताओं में दीपाली देशपांडे शूटिंग और अरमांडो एंगलो कोलागो फुटबॉल में शामिल है। अर्जुन पुरस्कार 2024 में केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 32 एथलीटों को प्रदान किया गया है और 2004 अर्जुन वाले अलग मिल गए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुआ था, यह सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में मतलब ये सिनेमा के लिए मिलता है, सर्वोच्च सम्मान है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदर्शन कला में अभ्यास करने वाले कलाकारों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय सम्मान है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा वार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। 27वां पॉइंट, मराठा सैन्य परिदृश्य के 2025 में शामिल होने के बाद भारत में अब 44 यूनेस्को, आपको पता है ना, मराठा का जो सैन्य प्रदेश है वो हमारी विरासत में शामिल हो चुका है, तो ये 44 हो गए हैं अब। मराठा सैन्य परिदृश्य 2025 में भारत में 44वां है, ठीक है। भारत सैन्य परिदृश्य 17वीं और 19वीं शताब्दी की रक्षात्मक वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। यूनेस्को समिति जो है वो पेरिस में 47वें में 7वें निर्णय लिया है। आगरा में ताजमहल भारत का सबसे प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो 1983 में शामिल किया गया था। ये मतलब उसी के रिलेटेड कुछ की पॉइंट है कि कुतुब मीनार को 1993 में, ताजमहल को 1983 में, दिल्ली के लाल किले को 2007 में और 1993 में हुमायूं मकबरा भी शामिल हुआ था इसमें। जयपुर शहर गुलाबी शहर जो है 2019 में शामिल हुआ था। ये अगला, मौर्य मार्गों के साथ अशोक के शिलालेख स्थलों के लिए सीरियल नामांकन 2025 के लिए यूनेस्को अस्थायी सूची में है। मतलब अस्थायी जो सूची है ना, उसमें हमारे जो अशोक के शिलालेख भी पहुँच गए हैं। 64 योगिनी मंदिर सीरियल नामक यूनेस्को शिलालेख में प्रस्तावित है। ये जो 64 योगिनी है ये भी नामांकन है। मेघालय ये ना, ये जो पॉइंट है ना, ये मतलब आपको लग रहे होंगे कि क्या इसे कैसे, ये वाला पॉइंट और मतलब ये मौर्य वाला कि हमारे इसमें मतलब जो है उसमें अस्थायी सूची में ये जो पॉइंट है, ये ना इस स्टेटमेंट में आ जाते हैं। जब वो क्वेश्चन बनाएगा ना, तो ये ना स्टेटमेंट में आ जाते हैं कि ये क्या 64 योग, पहला पॉइंट देगा कि मतलब क्वेश्चन होगा कि यूनेस्को के रिलेटेड ये जो पॉइंट है ये सही है या गलत है, तो पहला दे देगा कि 64 योगिनी सीरियल जो है वो है नामांकन
यूनेस्को में दूसरा देगा कि मेघालय में मेघालयों की गुफाएं प्राकृतिक हैं, और ये अशोक तो इसमें फिर चौथा देगा एक सही दो गलत, या दोनों गलत, या दोनों सही, या ऑल सही, ऐसे से आते हैं ना, ये वही उसमें आ सकता है। वैसे तो नहीं, वैसे तो आप की पॉइंट है, आप इनको बस रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। मेघालय में मेघालयों की गुफाएं प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित हैं, इसलिए केवल देख लीजिए करंट अफेयर को, वैसे भी कोई याद जैसे डेली में कोई रिवीजन करे इसका। आंध्र प्रदेश में एरम, लेकिन डेली में रिवीजन में कहा कि और भी तो सब्जेक्ट है रिवीजन के लिए, और भी तो है। आंध्र प्रदेश में एरम मट्टी दीवारों की प्राकृतिक विरासत, ये देखिए, एक तो ये अशोक का था जो मतलब है उसमें अस्थायी सूची में, और अब ये आंध्र प्रदेश का एरम मट्टी दीवारों प्राकृतिक विरासत, ये भी समझोगे। आंध्र प्रदेश में तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत संग्रहालय के लिए प्रस्तावित है, ये तो प्रस्तावित ही है। अब डिफेंस का देख लेते हैं। तेजस MK-1A भारतीय वायुसेना के लिए हॉल HAL द्वारा विकसित स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। हॉल वित्तीय वर्ष 25-26 के अंत तक कम से कम 5 तेजस MK जेट देने की योजना बना रहा है। भारतीय वायुसेना ने 1.1 लाख करोड़ के 2 अनुबंधों के माध्यम से कुल 180 तेजस MK-1A की प्रतिबद्ध किया है। C-295 परिवहन विमान भारत में टाटा और एयरबस द्वारा वडोदरा सुविधाओं में निर्मित किए जा रहे हैं। पहला मेड इन इंडिया C-295 सितंबर 2026 में वडोदरा रोल आउट होने के लिए तैयार है। मतलब ये जो मेड इन इंडिया जो C-295 सितंबर में 2026 में रोल आउट होगा वडोदरा में। अंतिम 39 C-295 विमान अगस्त 2031 से वितरित होने की उम्मीद है। LAF ने 10,000 करोड़ की 3 आई स्टार खुफिया निगरानी लक्ष्यवादी ग्रह 2 विमानों का प्रस्ताव दिया है। आई स्टार विमान IAF की सटीक हमले और निगरानी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। बोइंग और बोमाइडर 1 स्टार परियोजना के लिए बेस विमान प्रदान करने वाली प्रतियोगिताओं में शामिल है। आई स्टार के लिए सभी ऑन बोर्ड निगरानी और लक्ष्यीकरणीय प्रणाली DRDO के CAVS द्वारा विकसित स्वदेशी होगी। भारतीय सेना ने 30,000 करोड़ की नई त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें को प्रस्तावित किया है। QRSAM को स्वीकृति और शामिल करने के बाद पाकिस्तान और चीन के साथ सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। यही अब की परिचालन लगभग 30 किलोमीटर, आप इसे देख लेना। ये है दिन रात और बरसी, ये भी देख लेना। चलिए यहाँ से देखते हैं इंडियन नेवी। दिवाकर जयंत ने 4 फरवरी 2026 को नौसेना आयुध के महानिदेशक का पदभार संभाला। ये लेटेस्ट है कि दिवाकर जो जयंत हैं इन्होंने 4 फरवरी 2026 को नए सेना आयुध जो बने हैं, ये दिवाकर जयंत 4 फरवरी 2026 को नए सेना आयुध के महानिदेशक बने हैं। कौन? दिवाकर जयंत। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है जो 2022 में कमीशन किया गया। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। मेक इन इंडिया के तहत 6 उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए परियोजना ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन रक्षा मंत्रालय के तहत प्रमुख RD संगठन है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी है जो सशस्त्र बलों के लिए विमान बनाती है। आयुध कारखाना बोर्ड को 2021 में 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रमों में पुनर्गठित किया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद सैन्य खरीदने के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। 65 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 संविधान को बनाने की याद में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जो 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों का प्रतीक है। 2026 में हमारे जो ये लेटेस्ट है इसको देख लेना। ये हमारे जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। पिछली बार कुछ लोग 2 लोग आए थे संयुक्त, आप देख लेना, मुझे याद नहीं है। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को
47 में ब्रिटिश शासन में भारत की स्वतंत्रता के लिए मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, जन्मदिन अहिंसा दिवस के लिए। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, पूरे भारत में अंधेरे व प्रकाश की जीत प्रतीक है ये। होली का त्यौहार भी प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में, हम सबको पता है। ओणम केरल का है फसल उत्सव जो फूलों की सजावट के लिए नाव दौड़ के साथ मनाया जाता है, ओणम केरल का। पोंगल तमिलनाडु का है, जनवरी के मध्य मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में फसल के लिए, और असमिया बिहू मनाया जाता है इसको। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है, मतलब चंद्रमा पर उतरने वाला हम चौथा देश है। और चंद्र दक्षिणी, जो चंद्रमा की जो दक्षिणी सतह है उस पर हम उतरने वाले पहले देश बनाए हम बन गए हैं। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लक्ष्य के साथ योजनाबद्ध है, मतलब गगनयान। आदित्य L1 भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन है जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तृष्णा मिशन इसरो भारत फ्रांस के बीच सहयोगात्मक थर्मल इमेजिनेशन मिशन है। NTPC ने विंध्याचल सुविधा मध्य प्रदेश में दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र करने का उद्घाटन किया। भारत ने आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 MW बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्लोकरी दक्षिण दिल्ली में उड्डीत की है। भारत का पहला ई कचरा पुनर्चक्रण पार्क सतत कचरा प्रबंधन के लिए नई दिल्ली में बनाया गया। भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमू ट्रेन जनवरी 2026 में साबरमती की अहमदाबाद में लॉन्च की गई। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक में स्थानित होने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है जो बायोप्लास्टिक में पूर्वोत्तर। ये हम पहले भी कर चुके हैं पर हम रिवीजन के तौर पर दोबारा कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस वे भारत की अर्ध उच्च गति ट्रेन है जो प्रमुख शहरों को 180 किलोमीटर तक की गति से जोड़ती है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना 320 किलोमीटर तक की गति के साथ निर्माणाधीन है। थोड़ा सा रह गया है बस। विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है जो हैदराबाद में आयोजित किया गया है। IOCN ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की आपूर्ति का पता लगाने के लिए आकाश एयर के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत का विमान क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बनाता है। भारत ने ये ओलंपिक का है कुछ करंट अफेयर। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 पदक जीते थे, 1 रजत 5 कांस्य। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में 2024 में भाला फेंक में रजत पदक जीते। भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में 29 पदकों के साथ अब तक सर्वश्रेष्ठ पैरा ओलंपिक प्रदर्शन किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका भारत के लिए 7 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली बनी है, इन्होंने 2024 में जीता था। भारत ने बारबाडोस में आयोजित फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC T20 जिसमें रोहित शर्मा कप्तान थे वही वाला है। रोहित शर्मा ने भारत की T20 विश्व कप जीतकर कप्तानी की और T20 से संन्यास भी ले लिया है। विराट कोहली T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद T20 से संन्यास ले लिया है। जसप्रीत बुमराह T20 विश्व कप 2024 में टूर्नामेंट में खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था। देखिए मैं जो करंट अफेयर करा रही हूँ वो जो टॉपर के उसमें पढ़ते हैं कि मतलब कौन सा वन लाइनर फैक्ट करना चाहिए, ये वही करंट अफेयर है। जो लोग समझ रहे होंगे वो उनको पता होगा कि मैं इम्पोर्टेंट ही करा रही हूँ। अब मैं अगली वीडियो पॉलिटी पर विशेष पॉलिटी के क्वेश्चन मतलब मैं जो 2 PDF से कराऊंगी ना, दोनों मतलब PDF से पॉलिटी के क्वेश्चन जो कराऊंगी ना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। उनमें से ज़रूर आर्टिकल या संशोधन जो हुए हैं उनमें से ज़रूर आएगा। ज़रूर 1-2 मतलब अगर 5 क्वेश्चन आने होंगे ना तो मेरे उस वीडियो से 3 क्वेश्चन आएंगे 5 में से। अगर 8 आने होंगे तो 6 भी आ सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट मैं पॉलिटी का कुछ लेकर आऊँगी आपके लिए अगली वीडियो में, तो आप इसे देखना ना भूलें प्लीज़। और आप देखना ना भूलें। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो और अब तक की सारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। एंड शाम सदा से बेस्ट ऑफ लक।
एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, करंट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सारा करंट आपको कवर कराऊँगी छोटी-छोटी वीडियो में ही। कैसे भी अगर आपको मेरी साउंड में पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कल नाइट दिखाती हूँ, आप उसे भी पढ़ लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे ऑल एग्ज़ाम चैनल को शाम शला से दोस्तों।